इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखो, तुमने बचपन से बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में सुना होगा, बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस के बारे में सुना होगा। एक बार उन सारे फोर्सेस का नाम हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और देखते हैं कि इस दुनिया में एक्चुअली में कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं जो तुमको याद है। मान लो तुमने सुना होगा बचपन में मस्कुलर फोर्स। बचपन से अब तक कौन से फोर्सेस सुने हो तुम? मस्कुलर फोर्स और सबसे फेमस ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्जेस के बीच का फोर्स जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं, या मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स के बीच का फोर्स। और बताओ, और कौन सा फोर्स सुना था? स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी के अंदर एक फोर्स होता है जिसको हम लोग टेंशन बोलते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये वर्ड भी शायद सुन रखा होगा। और क्या सुना है? स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग भी तुमको एक फोर्स लगाती है, उसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। और कोई फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स सुना है? अपथ्रस्ट फोर्स, वाटर का अपथ्रस्ट फोर्स सुना है? अपथ्रस्ट फोर्स को हम लोग बॉइंट फोर्स भी बोलते हैं, बॉइंट फोर्स। एयर रेजिस्टेंस, राइट। फ्रिक्शन कैसे भूल गए? फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर इन शॉर्ट फ्रिक्शन सीधा। तो ऐसे कई सारे फोर्सेस सुन रखे होंगे। कुछ फोर्सेस मैंने शायद तुमने सुना है, मैंने लिस्ट नहीं किया है, हो सकता है ऐसा हो, पर इतने सारे फोर्सेस तुमको नजर आते हैं, इतने सारे फोर्सेस के बारे में तुमने सुन रखा है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं। लेकिन मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि फंडामेंटल लेवल पे देखा जाए तो ये सारे के सारे फोर्सेस अलग अलग सिचुएशन में इनको अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन फंडामेंटल लेवल पे ये इनमें से बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो एक्चुअली में एक ही फोर्स है जिसको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो एक्चुअली में इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अब तक हमको जो पता चला है वो ये कि सिर्फ 4 फोर्सेस है, और इन्हीं 4 फोर्सेस की वजह से अलग अलग जगह पे हमको ये अलग अलग फोर्सेस देखने को मिलते हैं जो कि उसी का अलग अलग रूप है। और ये 4 फोर्सेस जो नेचर में हर चीज को गवर्न कर रहा है, नेचर के इंटरेक्शन को गवर्न कर रहा है, वो है सबसे पहला, सबसे फेमस ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। बस यही 4 फोर्स है, इन 4 फोर्सेस के अलावा कोई फोर्स नहीं है। पर अब आप तुम बोलोगे कि सर इतने सारे फोर्सेस जो हमने लिख के रखा था उसका क्या? देखो, वो सारे के सारे फोर्सेस एक्चुअली में इन्हीं 4 फोर्सेस में डिवाइडेड है। मतलब इन्हीं 4 फोर्सेस को हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम देते हैं। हमने इस सिचुएशन में देखा तो उसको टेंशन बोल दिया, इस सिचुएशन में देखा स्प्रिंग के केस में तो उसको स्प्रिंग फोर्स बोल दिया, या कोई अगर सपोज करो मसल्स से फोर्स लगा रहा है तो उसको मस्कुलर फोर्स बोल दिया। लेकिन वो जितने भी फोर्सेस हैं एक्चुअली में ये 4 फोर्सेस ही हैं जो कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। हमने उसको बस अलग अलग नाम दे रखा है। समझ में आ रहा है? तो वो कौन से फोर्सेस किस कैटेगरी में आते हैं वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, फिर एक एक करके हम बाकी फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि इस दुनिया में किसी भी 2 ऑब्जेक्ट या किसी भी 2 पार्टिकल के बीच में लगता है। देखो, तुमने सुन रखा होगा कि अर्थ में ग्रेविटी है, मून में ग्रेविटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है किसी बॉडी पे।
इनफैक्ट इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आप पकड़ोगे या कोई भी दो पार्टिकल पकड़ते हो तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अपनी ओर खींचता है। तो अर्थ में और मेरे में के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ये कि अर्थ मुझे एक ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रही है अपनी ओर। इनफैक्ट मैं भी उतने ही फोर्स से अर्थ को भी ऊपर की ओर खींच रहा हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर अर्थ मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो उतना ही फोर्स मैं भी अर्थ पे ऊपर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं। अर्थ और मार्कर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए मैं जब इसको छोड़ता हूं तो ये नीचे चला जाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे उन सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ का, और वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मेरे और इस मार्कर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेरे और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून और इस मार्कर के बीच में, बोर्ड और सन के बीच में, जुपिटर और यहाँ एक फैन है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब इस दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, मेरे और आप में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप जहां कहीं भी बैठकर देख रहे हो मुझे, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं आपको वहां से अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स से, और आप भी मुझे वहां से अट्रैक्ट कर रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, ये जो सामने कैमरा लगा हुआ है इसके और मेरे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो हम एक दूसरे से जाके चिपक क्यों नहीं जाते हैं? तब तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मान लो आप क्लास में सारे बैठे हुए हों, आपको बैठा दिया और सबके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो सब चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, पर ऐसा होता तो है नहीं। रीजन ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही वीक फोर्स होता है, बहुत 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 वीक फोर्स होता है। जितने भी फोर्सेस हमने यहाँ पे देखे, चारों फोर्सेस, उन सारे फोर्सेस में वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक है इसलिए हमको ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है जो हम पर फोर्स लगा रहे हैं इनका फोर्स फील नहीं होता है, क्योंकि ये फोर्स लगभग ना के बराबर है, बहुत ही कम फोर्स है। ठीक है, और अर्थ क्योंकि बहुत ही ज्यादा मासिव है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए अर्थ का फोर्स हमको फील हो जाता है। तो अगर आपको ये फोर्स देखना है, एक्सपीरियंस करना है, तो दो बॉडी जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उनमें से एटलीस्ट एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो ही आपको ये फोर्स नजर आएगा। जैसे मून और अर्थ के बीच का फोर्स क्लियरली हमको दिखता है। मून अर्थ के अराउंड क्यों घूमती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही। हमारा अर्थ सन के अराउंड क्यों घूमता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, उसके वजह से ये चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो यहां पे तो क्लियरली दिख जा रहा है, वो चक्कर काटता हुआ भी दिख रहा है, और ये मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही पॉसिबल है। तो और अर्थ, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को मैं छोड़ दूं तो वो अर्थ के पास चले जा रहा है। यहां पे मुझे क्लियरली दिख जा रहा है कि अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वो नीचे चले जा रहा है। ठीक है, इनफैक्ट ये भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसको ऊपर खींचने के लिए, पर अर्थ का मास बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, इतना कम कि हमको वो पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि बहुत वीक फोर्स है इसलिए जनरली हमको ये फील नहीं हो पाता, जनरली हम ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। और इसको एक्सपीरियंस करने के लिए एटलीस्ट एक बॉडी का बहुत ज्यादा मास होना जरूरी है, जैसे कि अर्थ है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमको दिख जाता है बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस, अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो ये दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और दोनों एक दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो प्रोडक्ट ऑफ द मास m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज्यादा मास का प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा फोर्स।
मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पे M1 M2, मैं सिर्फ एक सिंगल मास की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो यहाँ पे 1 kg का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे 100 kg का ऑब्जेक्ट है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है, तो इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा, अगर सपोज को मैं यहाँ पे 10 kg का दो ऑब्जेक्ट ले लूं, 10 kg और यहाँ पे भी 10 kg का दो ऑब्जेक्ट ले लूं और इनके बीच में भी अगर डिस्टेंस में उतना ही रखूं जितना इस केस में है, तो ये दोनों एक दूसरे को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे उतने ही फोर्स से ये दोनों ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1 into 100 दैट विल बी 100 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा मास का प्रोडक्ट बताओ कितना होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100। M1 M2 यहां पे भी प्रोडक्ट 100 है और यहां भी इन दोनों का प्रोडक्ट 100 है, लेकिन यहां पे देखो भले ही एक मास जो है बहुत कम है, सिर्फ 1 kg का है, पर दूसरा 100 kg का है, इसलिए प्रोडक्ट जो है वो आपका 100 आ गया। तो मैं वही बोलना चाहता था कि आपका जो ये फोर्स है वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट का मास अगर बहुत कम हो जाए तो इनके बीच में फोर्स कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर एक मास भी बहुत ज्यादा है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है। तो प्रोडक्ट देखना है हमको, दोनों मास का प्रोडक्ट M1 M2 जितना ज्यादा होगा उन दोनों के बीच में फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? दूसरी चीज इसके डिस्टेंस, ये फोर्स इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उतना ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका इक्वेशन बनेगा F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर और एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो G है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी दो ऑब्जेक्ट, इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए ये कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बल्कि ये फिक्स होगा। और ये जो लॉ है, जो जिस लॉ से ये आपके पास फोर्स का इक्वेशन आया है, उसको हम लोग ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, जो कि न्यूटन ने दिया था। और इस लॉ को भी हम लोग यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, क्योंकि अगेन ये लॉ किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है पूरे यूनिवर्स में। तो पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और ये अट्रैक्टिव फोर्स उसके मास के वजह से लगता है। समझ में आ रहा है? मास है तो फिर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरी बात, इसका अगर अब रेंज की बात करें तो रेंज इसका क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट अनलिमिटेड, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कहीं भी हो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो फोर्स बहुत कम होगा, मानता हूं, लेकिन फोर्स होगा कुछ ना कुछ। और दूसरी बात ये कि मास पे भी डिपेंड करेगा ये फोर्स, पर डिस्टेंस कितना भी रहने से कुछ ना कुछ फोर्स होगा जब तक कि वो डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो जाए। तो रेंज हम मान सकते हैं इनफाइनाइट है, दुनिया में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो, कितने भी डिस्टेंस पे, उसके बीच में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तीसरा, ये इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इंटरवेनिंग मीडियम मतलब क्या? दो ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा मीडियम है इस पे ये डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट लिया, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल किस मीडियम में है? एयर में है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को उठा के अगर मैं पानी के अंदर डाल दूं और इनके बीच का अगर मैं डिस्टेंस चेंज ना करूं तो पानी के अंदर भी उतना ही फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में जितना फोर्स एयर में लग रहा था।
और अगर उन्हीं इस दो ऑब्जेक्ट को उठा के अगर मैं ऑयल में डाल देता हूं या किसी भी दूसरे मीडियम में डाल देता हूं, अगर मैं इनका मास और डिस्टेंस नहीं चेंज करता तो फिर फोर्स उतना ही होगा। बीच में इनके कौन सा मीडियम है इस पर ये फोर्स डिपेंड नहीं करता, और अगर मैं वैक्यूम में लेके चले जाऊं तब भी उतना ही फोर्स होगा। सो इनके बीच में क्या आ रहा है उस पर ये फोर्स डिपेंड नहीं करता। चौथी चीज क्या है ये कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स। चारों फोर्सेस में सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। और एक चीज क्या होगा इसमें कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है मतलब क्या कि ये जो फोर्स है इसके बीच में इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के तो हम बोलते हैं कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब हम बात करते हैं यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की। देखो सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वजह से आता है। जैसे हमने देखा कि दो चार्ज बॉडी है, दो चार्ज बॉडी, जैसे ये चार्ज बॉडी है, इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है और इसके पास भी कुछ ना कुछ चार्ज है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और ये होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, और रिपेल करके एक दूसरे को भगा देंगे। तो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। अब देखो अगर सपोज करो चार्जेस रेस्ट पे है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज यहां ले लिया और एक पॉजिटिव चार्ज यहां ले लिया, दोनों रेस्ट पे है, तब जो इनके बीच में फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर ये चार्ज मूव करने लग जाए, मान लो ये चार्ज मूव कर रहे हैं, एक चार्ज यहां पे और ये चार्ज यहां पे, और ये चार्ज मूव करने लग जाए किसी वेलोसिटी के साथ, तो जब चार्ज मूव करने लगता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। दोनों चार्ज अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और तब इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, चार्जेस के बीच में जो कुछ भी फोर्सेस लग रहा है उसको एक साथ नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इनफैक्ट आपने सुन रखा होगा कि दो मैग्नेट्स है, दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, वो भी एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। क्योंकि सही ध्यान रखना कि एक चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तब उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो अलग होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यहां पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, कोई मैग्नेटिज्म नहीं आया। चार्ज जब मूव करने लग जाता है तब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आता है, तब वो एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। देखो तुमने सुन रखा होगा बचपन में कि अगर सपोज करो एक वायर है, तो वायर में अगर सपोज करो करंट फ्लो होता है तो करंट फिर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट? ये तो सुन रखा है ना। करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं इस तरीके से। करंट मतलब क्या? करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या? इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? चार्जेस होता है। तो इन शॉर्ट करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि चार्जेस फ्लो हो रहा है, और चार्जेस फ्लो होते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो इनफैक्ट करंट में भी क्या हो रहा है? चार्ज ही मूव कर रहा है। फ्लो होना मतलब मोशन में। तो चार्ज रेस्ट पे है तब सिचुएशन अलग होता है, चार्ज जब मोशन में आता है तब सिचुएशन अलग होता है, तब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है एंड देन दे एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। ये मैग्नेटिक फोर्स आपको मैग्नेट्स के बीच में भी दिखाई देगा। जैसे अगर आपके पास सपोज करो मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, और मैग्नेट का आपने नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल सामने लाया तो क्या होगा? देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर आपने नॉर्थ पोल
और साउथ पोल लाया, देन देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरीके से जिस तरह से चार्जेस की कहानी थी कि अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को एक साथ रखता हूं या फिर दो नेगेटिव चार्जेस को मैं एक साथ रखूं, दोनों रेस्ट पे हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखता हूं और एक नेगेटिव चार्ज यहां पे रखता हूं, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, बिकॉज देन दे विल बी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। रेस्ट पे है तो हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। नाउ ये जो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स लगता है उसको भी हम मैग्नेटिक फोर्स ही बोलेंगे। और इनफैक्ट मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिज्म आता है वो मैग्नेटिज्म आता क्यों है? क्यों इस मार्कर में मैग्नेटिज्म नहीं है और इस मैग्नेट में है? देखो, मैग्नेटिज्म जो है उसका भी ओरिजिन एक्चुअली में चार्जेस ही है या रीजन चार्जेस ही है। इस मैग्नेट के अंदर एक्चुअली में चार्जेस मूव करते रहते हैं और चार्जेस मोशन में होते हैं, उसके वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब एग्जैक्टली इसकी क्या थियरी है वो हम मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि मैग्नेट के अंदर भी चार्जेस मूव करने की वजह से ये मैग्नेटिज्म आता है। इन शॉर्ट, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म जो आपका आ रहा है वो किस रीजन की वजह से आ रहा है? मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से। चार्ज अगर मोशन में हो तो आपका मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा और ऑब्जेक्ट्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इनफैक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दोनों अलग चीज नहीं है, बल्कि दोनों का रीजन क्या है? चार्ज है। तो ये जितने भी फोर्सेस, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्सेस है, वो सारे चार्ज की वजह से आ रहे हैं, चाहे चार्ज मोशन में हो या रेस्ट पे हो। तो हमने इन सारे फोर्सेस को एक साथ क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज फोर्स बिकॉज ऑफ चार्जेस। चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा था उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला। वैसे ही जैसे मास की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला, चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, क्योंकि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। तो यहां पे आपको फोर्स ऑफ रिपल्शन भी देखने को मिल सकता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ये अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव दोनों हो सकता है ना। देखो, मास एक ही टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मास नहीं होता है। सो देयर इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, बट इस केस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है। दूसरा ये कि इसका भी रेंज आप अनलिमिटेड मान सकते हो, ये भी रेंज अनलिमिटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं, एक स्पेशल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करें तो वहां पे इक्वेशन न्यूटन के लॉ के तरह ही बनता है, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह ही बनता है। जैसे एक चार्ज मान लो Q1 यहां पे है, दूसरा चार्ज Q2 यहां पे है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इनके बीच का अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा K Q1 Q2 अपॉन r², वैसा ही जैसा आपका ग्रेविटेशन के केस में मासेस का आया था। हमने वहां पे देखा तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r² था, राइट। तो अब मास की जगह पे चार्ज आ गया, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है वैसे यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो इसका भी रेंज अनलिमिटेड है, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये फोर्स भी है। यहाँ पे भी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 आ रहा है और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ रहा है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा और इंफिनिटी पे जाने के बाद फोर्स जीरो होगा। मतलब इसका भी रेंज आप अनलिमिटेड या फिर इनफाइनाइट लिखा था ना, इनफाइनाइट ले सकते हो। तीसरी चीज, ये इंटरवेनिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। मतलब ये कि अगर इन दो चार्जेस को मैं ले जाकर, अगर मान लो यहाँ पे एयर में ये दोनों चार्जेस है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं इन दो चार्जेस को ले जाकर पानी के अंदर डाल दूं और इनके बीच का डिस्टेंस मैं सेम भी रखूं,